अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी लाहौर धमाके के हवाले से। लाहौर धमाके में बराह रास्त भारत मुलव्वसा। भारतीय हुकूमत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। बोले भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। भारत की एस्टैब्लिशमेंट, भारत की इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। लाहौर में पिछले दिनों जो ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बाकी पाकिस्तान के तमाम इदारों ने जिस तरह की कंबाइंड एफर्ट की और जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि कैसे कड़ियों से कड़ियां मिलती गईं और एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर जो है हमारे सामने आई और हमें पता चला कि इस दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत मुलव्वस था। जौहर टाउन धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। मास्टरमाइंड का ताल्लुक रॉ से है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है कि दहशतगर्दों के नाम और तमाम तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। धमाके का अहम मुल्जिम ईद गुल का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। उसने पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखा है। भारत से दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क के जरिए पैसे भिजवाए गए। जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है और जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ताल्लुक है। जो ओरिजिन है वो अफगानिस्तान है। उसके बाद ये पाकिस्तान यहाँ पे रहा, यहाँ पे पला बसा, पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी इसके पास है। टेरर फाइनेंसिंग यानी जो पैसे, जो इखराजात इस अटैक पे हुए हैं उसका लिंक भी डायरेक्टली ओरिजिन जो है वो शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो हिंदुस्तान से हो रही है। बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तीसरे मुमालिक के जरिए पैसे भिजवाए गए। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं धमाके के लिए 20 किलोग्राम बारूदी मवाद गाड़ी में मौजूद था। पीटर पॉल से मुतालिक तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। ये पूरा नेटवर्क हमारे सामने खुली किताब की तरह है। जो टोटल कार्रवाई थी वो डाली गई थी। उसने वो गाड़ी पीटर से ली, उस गाड़ी को यहाँ लाहौर में भी हमारे पास ड्राई रन दिया, फिर उसके बाद उसमें एक्सप्लोसिव भी इसी ने फिक्स किए। इसको जो डेटोनेटर और बाकी जो सारा मटेरियल मिला था वो इसमें सही तरीके से गाड़ी तैयार की, वापस लाहौर आया। लाहौर में भी इसने पूरी इस गाड़ी समेत पहले जाने से पहले भी रेकी की थी, उसके बाद भी इसका सारा कुछ यहाँ पे उसको इल्म था कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है और स्पेसिफिक सारे उसके पास थे। ये हमारे पास है, इसके सारे कनेक्शंस हमारे पास है। एवरीथिंग इज विद अस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि लाहौर धमाके से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। क्या दुनिया भारत की दहशतगर्दी की माली मदद का नोटिस लेगी? हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। भारत दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रहा है। भारत दहशतगर्दों की माली मदद भी करता है। भारत दहशतगर्दों की तरबियत भी करता है। भारत को हमने बेनकाब किया और मजीद भी करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि लाहौर धमाके से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त हैं। क्या दुनिया भारत की दहशतगर्दी की माली मदद का नोटिस लेगी? हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। भारत दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रहा है। भारत दहशतगर्दों की माली मदद भी कर रहा है, जबकि भारत दहशतगर्दों को तरबियत भी देता है। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बराह रास्त भारत मुलव्वस निकला है। जौहर टाउन धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के सबूत भी मिल गए हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दुनिया के सामने मोदी सरकार की दहशतगर्द कार्रवाइयों को दुनिया के सामने आश्कार करते हुए कहा कि लाहौर धमाके में भारत बराह रास्त मुलव्वस था। IG पंजाब ने बताया कि लाहौर धमाके के तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके मरकजी मुलजिम पीटर से मुतालिक तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चगताई साहब। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, पाकिस्तान का शुबा दुरुस्त साबित हुआ है, लाहौर ब्लास्ट में भारत ही मुलव्वस निकला है। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि
وہ جو باتیں آ رہی تھی ٹریک 2 چل رہا ہے پاکستان کا اور انڈیا کا اور تجارت ہوگی ہندوستان سے، اس طرح کی باتیں بہت سی آ رہی تھی، وہ تو اب آج سے ختم ہو گئی. اب وہ معاملات بھی ختم ہو گئے، وہ راستہ ہی بند ہو گیا تجارت کا اور تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے کا. تو آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ میرے خیال ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے. یہ باتیں ہمیں بہت پہلے سے معلوم ہے کہ بھارت پاکستان میں کیا کرتا رہا ہے، بھارت نے بلوچستان میں کیا کیا. اگر شاید آپ کو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اور مصر میں ایک کانفرنس ہوئی تھی شرم الشیخ میں، وہاں منموہن بھی آئے تھے. تو پرائم منسٹر پاکستان نے منموہن کو ایک فائل پیش کی تھی، بلوچستان فائل، اور وہ پڑھ کر منموہن پریشان ہوئے تھے. ان کا تو بہت خطرناک ہے، اس میں تو آپ نے سب لنک دے دیے ہندوستان کے، میں جا کے بات کرتا ہوں. لیکن وہ بات نہیں کر پائے تو کابینہ نے ان کو ڈانٹ دیا، کہا کونے بیٹھ جاؤ. تو یہ تو بہت دنوں سے آپ مشرق پاکستان سے آ جائیں، سندھ میں بھی ہو چکا ہے، اور سندھ میں تو بہت کراچی کے لوگوں کو استعمال کیا گیا اور تگڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا، وہ بے نقاب بھی ہو گیا. وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ سندھ کے اندر ہی دو دھڑے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو انتخابی عمل ہمارا چلا ان انتخابی عمل میں دہشت گردوں کو اور علیحدگی پسندوں کو شکست ہوتی چلی گئی. یہی طریقہ ہوتا ہے. آج جو کچھ بھی ہے یہ سب پرانی باتیں، یہ پرانی باتیں. ناصر بیگ چستائی صاحب معذرت چاہیں گے قطع کلامی کے لیے، ہمیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہم ان سے بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے جاننا چاہیں گے، بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، آج شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں اور ہر طرح سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. ایک دفعہ پھر اس کا جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ چہرہ سامنے آ گیا ہے. اس موقع پر پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں حکمت عملی کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر عالمی قوتوں کا ضمیر سویا ہوا ہے تو جھنجھوڑنا آپ نے ہے. ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ ایک ڈوزیئر بنائیں اور وہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کو بھیج دیں یا P5 کنٹریز کو بھیج دیں. اس کے بعد آپ بالکل ایک آرام کی نیند سو جائیں اور سمجھیں کہ وہ اس پہ کوئی غور کر رہے ہوں گے. نہیں، ایسا ہوتا نہیں. یہ تو ایک لگاتار پروسیس ہے. اگر آپ بھارت کا بھی طریقہ کار دیکھ لیں کہ ان کی فارن پالیسی میں یہ نکتہ تھا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا ہے، اور آئسولیشن کے لیے انہوں نے سوچا کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ایک ایسا ملک جو کہ دہشت گردی کرواتا ہے. تو انہوں نے ادھر فالس فلیگ آپریشن کرنا، ادھر ساتھ ہی ڈھول پیٹنا شروع. وہ تو انتظار میں نہیں کرتے تھے کسی تحقیقات کا یا کسی چیز کا، وہ ساتھ ہی دنیا پوری میں ڈھول پیٹ دیتے تھے. یہاں تک لیکن یہاں پر تو پھر عالمی برادری کا بھی دوہرا معیار ہے، کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ڈیٹیلز موجود ہیں ہمارے پاس، اور معید یوسف صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عالمی برادری یہاں پر خاموش ہے. تو یہاں پر تو عالمی برادری بھی مجرمانہ غفلت کی مرتکب پائی گئی ہے. تو پھر ان کو لے جائیں کسی جگہ پہ کوتوالی کے پاس سزا دلوا دیں. میں نے پہلے یہی بات کہی کہ بھائی عالمی قوتوں کا ضمیر ہے سویا ہوا، جو جوڑنا ہم نے ہے. ہم کسی کو تو جا کے یہ نہیں مجبور کر سکتے، لیکن جو اپنا کام کرنا ہے ہم نے ہوم ورک وہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کوشش ہی نہ کریں تو وہ شکر اللہ کا ادا کریں گے کہ ٹھیک ہے ابھی انہوں نے کاغذ بھیجے، ہم نے پھینک دیے، یہ بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. بھارت بھی کر رہا ہے اپنا نیریٹو لے کے دنیا میں. آپ نہیں جائیں گے تو اس کا نیریٹو دنیا مانے گی. آپ نے صرف کاغذات نہیں چلانے ہوتے، آپ نے ان چیزوں کو پیچھا کرنا ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خارجہ پالیسی پر مزید بھی امپورٹنس دینی ہوگی؟ نہیں، امپورٹنس کی بات نہیں ہے. اس میں ایک مہم کی بات ہے کہ آپ نے ایک اسٹریٹجی، ایک پوری پلان ورک آؤٹ کرنی ہے کہ میں نے دنیا کو کیسے باور کرانا ہے. مثال کے طور پہ تھنک ٹینکس ہیں دنیا کے، آپ ان کو جا کے شواہد دیں اور ان کو کہیں جی لکھیں اس کے اوپر آرٹیکل، تو انٹرنیشنل میڈیا میں آرٹیکل آئیں گے. اگر آپ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو جا کے ملیں اور ان کو ساری کہانیاں سنائیں، دکھائیں، تو ان سے بھی آپ پروگرام کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ
ह्यूमन राइट का एस्पेक्ट है, कहीं उसके ऊपर डेलीगेशन दुनिया में भेजे जा सकते हैं। लाहौर बम धमाके में भारत एक बार फिर मकरू चेहरा सामने आ चुका है, मंजर-ए-आम पर आ चुका है और पाकिस्तान को यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करना होगा, खासकर अपनी खारजा पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। अमजद शुएब साहब जो कि जनरल रिटायर्ड है हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सवात में पीडीएम का जलसा जारी है, शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। मखदूम है माराकंड के लोग, केपीके के लोग, दिल पे हाथ रख के बताओ हो कि आपने 2013 में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं केपीके की बात कर रहा हूं, मजबूरी तौर पर कि उन्होंने इमरान खान नियाज़ी को वोट दिया, एतमाद किया और याद करो वो दिन, आज भी मेरे कानों में वो अल्फाज घूमते हैं इमरान खान नियाज़ी के कि मैं केपीके में 350 मिनी डैम्स बनाकर सिर्फ केपीके में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और फिर क्या हुआ? वो बिजली जो नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से दिन रात मेहनत करके 14,000 मेगावाट 2018 में इजाफी पैदा की थी, कोयले के जरिए, गैस के जरिए, शमसी तवानाई के जरिए, विंड के जरिए, बगास के जरिए, वो बिजली जो 2018 तक 14,000 मेगावाट इजाफा करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। आपको याद है कि 2013 में बल्कि 2017 तक 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, बिजली जाती थी, वापस नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को ये हिम्मत दी और उस शख्स ने बिजली के अंधेरे खत्म कर दिए, लोड शेडिंग खत्म हो गई। फिर जब ये हुकूमत आई जिसको केपीके के अवाम ने वोट दिए 2013 में, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये है कारकर्दगी उस शख्स की जिसने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, जिसने कहा था कि अगर 1 रुपया डॉलर के मुकाबले में कीमत 1 रुपए की गिरती है तो वो वज़ीर आज़म वो समझ लिए चोर है। न जाने केपीके के बुजुर्गों, नौजवानों, आप तो बड़े रवायात वाले लोग हैं, आप तो बड़ी एहतराम वाले लोग हैं, आप मेहमानों का एहतराम करते हैं, आप बड़ी इज्जत से बोलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। ये किस इमरान खान नियाज़ी को आप ले आए कि उन्होंने इन रवायात को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब असेंबली के अहम इजलास होते हैं, चाहे वो कश्मीर पर हो, फलस्तीन पर हो, महंगाई पर हो और न्यूक्लियर ताकत के मामलात पर हो, इमरान खान नियाज़ी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये है वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। महंगाई आज आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। आज गुर्बत आसमानों से बातें कर रही है। करोड़ों लोग खते अफलाक से नीचे जा चुके हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट भी मुहैया की, कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं लोगों को, लाखों लोग बेरोजगार
और फिर 2013 से लेके 18 तक अजीब दावे किए कि केपीके में इतने अस्पताल बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटी। के बाद आपको बताएं कि कराची के बासियों के लिए बुरी खबर है। एलएनजी पर जीएसटी में इजाफे के बाद सीएनजी महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। सीएनजी फी लीटर 30 रुपए बढ़ने का इम्कान है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कराची के बासियों के लिए बुरी खबर। एलएनजी पर जीएसटी में इजाफे के बाद सीएनजी महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। मोहम्मद मोहसिन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मोहसिन, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? शहरियों के क्या सेंटिमेंट्स हैं? मोहसिन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि कराची के बासियों के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। एलएनजी पर जीएसटी लगने से सीएनजी महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। सीएनजी फी लीटर कीमत 30 रुपए बढ़ने का इम्कान है। मौलिक वबा कोरोना से मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। अवाम की जानिब से मुसलसल बेएहतियाती और एसओपीज पर अमल ना करना महंगा पड़ गया। कराची समेत सिंध भर में आलमी वबा एक बार फिर से सर उठाने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर कायद में कोरोना के 695 मरीज सामने आ गए। मुसलसल बेएहतियाती और एसओपीज की आदम पासदारी गले पड़ गई। शहर कायद में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन के साए मंडलाने लगे। कराची में कोरोना केसेस की शरह फिर 10% से तजावुज कर गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कराची में कोरोना के 695 मरीज सामने आए। आज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.89% रिकॉर्ड की गई, जबकि सिंध में मजमूई तौर पर 15 अफराद कोरोना वायरस के सबब जिंदगी की बाजी हार गए। सूबाई महकमा सेहत के आदात और शुमार के मुताबिक हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के कुल 32 शहरों में मुहलिक वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह सिंध के दीगर अजला में मुस्बत केसेस की शरह 1.57% रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर तमाम शहरों में 143 केसेस रिपोर्ट हुए। ताहम इस वक्त सूबे में कोरोना केसेस की मजमूई शरह 5.19% है। मुल्क भर के शहरी इलाकों में मंडियां लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गलियों और मोहल्लों में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। एनसीओसी ने ईद उल अज़हा और मवेशी मंडियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाई जाएंगी। मंडियों के मजदूरों और व्यापारियों के वैक्सीनेशन लाजमी होगी। शहरियों का मंडी में दाखिले से कबल एंटीजेंस टेस्ट भी किया जाएगा। कुर्बानी करनी है तो फिर जानवर की खरीदारी के लिए शहर से बाहर जाने का भी करना होगा इंतजाम। मुल्क भर के शहरी इलाकों में लगने वाली तमाम छोटी बड़ी मंडियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। गलियों और महल्लों में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल रोक लगा दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ईद उल अजहा और मवेशी मंडियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। एनसीओसी के जारी बयान के मुताबिक मुल्क भर में मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगेंगी। मवेशी मंडियों में काम करने वाले मजदूरों और व्यापारियों की वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। एनसीओसी ने शहरियों का मंडी में दाखिला भी रैपिड एंटीजन टेस्ट से मशरूत कर दिया। एनसीओसी के मुताबिक मंडी की इंतजामिया दाखिली दरवाजों पर सैनिटाइजर्स नस्ब करेगी। मवेशी मंडियों से मुताल्लिक एसओपीज पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया की होगी। और मुजम्मिल इंसान तो इंसान, कराची में कुर्बानी के जानवर भी अब गैर महफूज हो गए हैं। अवामी कॉलोनी बाग़े कोरंगी में मुलजिमान 3 बैल लेकर रफू चक्कर हो गए। ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों को महफूज रखना भी मुश्किल हो गया है। कोरंगी में होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान कुर्बानी के लिए लाए गए 3 बैल लेकर पैदल ही फरार हो गए। अवामी कॉलोनी पुलिस ने जानवरों के मालिक की दरख्वास्त पर चोरी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। और कराची में मुनशियात फरोशी और दीगर जराइम में मुलव्विस रहमान डकैत के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोश इलाके में मुनशियात फरोशी में मुलव्विस पिंकी गैंग के 4 कारिंदे किजरी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इतिहाद टाउन के हुदूद में मस्जिद की छत पर 13 साल तालिब इल्म से बदफेली करने वाले 2 मुलजिमान भी पकड़े गए। जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, कराची पुलिस एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई। मंशियात फरोशी और दीगर जराइम में मुलव्विस रहमान डकैत के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुलजिम सुल्तान को थाना कलाकोट के इलाके रैक्सर लेन से पकड़ा गया। उधर गिजरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलव्विस बदनाम ज़माना पिंकी गैंग के 4 कारिंदों को धर लिया। मुलजिमान में शौकत, अली खान, फहमीदा और मंजूर फातिमा शामिल हैं। मुलजिमान से मंशियात भी बरामद हुई है। मदरसे के तालिब इल्म से मुबैना बदफाली का एक और वाक़या मंजर आम पर आ गया। इत्तेहाद टाउन थाने की हदूद में मुबारक मस्जिद की छत पर 13 साला तालिब इल्म से बदफाली करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बदफाली का शिकार यूनुस नामी बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान सलमान और अब्दुल रहमान ने ज्यादती के दौरान वीडियो भी बनाई। हर कलमा गो पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम लाजिम है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पंजाब सेक्रेटेरिएट में अल्लामा आसिम मखदूम की कौल मसालिक उलमा बोर्ड पाकिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उलमाए कराम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तफसीलात जानिए ज़ीशान नवाज की रिपोर्ट में। लाहौर में कुल मसालिक उलमा बोर्ड पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्लामा हसन रजा हमदानी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अहले बैत की गुस्ताखी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए सड़कें बंद करें, लिहाजा अरबाब इख्तियार को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ से इल्म हासिल करके लोग दुनिया के इमाम बने हैं, उनकी शान में एक घटिया किस्म का इंसान जसारत करे, यकीनन ये काबिल गिरफ्त है और हमारे अदारों को चाहिए कि उसका खोज लगाएं और फ़ौरन अगर अदारे चाहें तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, अभी तक उसको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। पीर सईद उस्मान नूरी ने कहा कि जब अदालत से फैसले नहीं होंगे तो लोग खुद फैसला करने लग जाएंगे। जिन लोगों ने मुल्क को बनाया हो वो लोग उसको टूटता हुआ नहीं देख सकते, उसमें इंतशार नहीं देख सकते। तो जो लोग पाकिस्तान के पहले दिन से खिलाफ थे वो आज किस तरह उसमें ये मोहब्बतों का सफर जारी देख सकते हैं। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन आसिम मखदूम ने कहा किसी को भी जबान दराजी की इजाजत नहीं देंगे और इमाम मूसा काजिम के नाम से मदरसा बनाएंगे। खानवादा रसूल की ताज़ीम और एहतराम ईमानियात का अहम बाब है। कलमा इस्लाम पढ़ने वाला शख्स इस बात का हल्फ उठाता है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम करेगा। मुफ्ती शब्बीर अंजुम ने मुतालबा किया कि गुस्ताखी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी ताकि कोई भी ऐसा करने का सोच भी ना सके। कैमरामैन राना जैन के साथ ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। पेशावर में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया, जिससे शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। इसी हवाले से मजीद बताएंगे अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल पेशावर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश जो है शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है और गर्मी की जो शिद्दत है वो टूट चुकी है। पेशावर शहर में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो गर्मी की शिद्दत है इसमें इजाफा हो रहा था, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है और मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की जो शुमाली इलाका जात है, हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न समेत पेशावर में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा जो जुनूबी अजला है वहाँ पर भी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर की गई है। काफ़ी ज़्यादा मौसम पेशावर में खुशगवार हो गया है और शहरी जो है वो बारिश से खूब महजूज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर की गई है। जी। और खेल के मैदान से खबर यह है कि इंग्लैंड 25 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। इंग्लिश टीम ने क्वार्टर फाइनल में एक तरफा मुकाबले के बाद यूक्रेन को 4 गोल से शिकस्त दी। इंग्लैंड की जानिब से कप्तान हैरी केन ने 2, मैगारे और हेंडरसन ने एक गोल स्कोर करके अपनी टीम की तारीखी फतह में हिस्सा डाला। इससे कबल यूरो कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के चेक रिपब्लिक को 1 गोल के शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी नशिस्त कंफर्म की। बाकू अजरबैजान में खेले गए इस हाई टेंशन मुकाबले के 95 मिनट में डेनमार्क के डकैनी ने अपनी टीम को बढ़ते दिलाई। GTV से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।